हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट यानी हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान यानी फाइन आर्ट का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? तो ये कहां पर हो जाएगा? रोहतक के अंदर। राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। रोहतक की बात करें तो यहाँ पर रोहतक के अंदर एक जगह है, कौन सी? अस्थल बोहर। और ये अस्थल बोहर जो है यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी है? बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो ये कहां पर है? ये हो जाएगी रोहतक के अंदर। रोहतक के अस्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना कब होती है? 2012 के अंदर इसकी स्थापना। और इसके आपके चांसलर अभी वर्तमान में अंदर कौन है? तो चांसलर हो जाएंगे बालकनाथ जी योगी। बालकनाथ जी योगी जो है वो अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे? इसके आपके चांसलर हो जाएंगे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा देखिए मूर्थल जो दीर्घ है, तो मूर्थल यहाँ पर जो दीर्घ है मूर्थल में आपका कौन सा है? तो आपका दीन बंधु चौधरी छोटू राम, आपका दीन बंधु चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी क्रस्ट के नाम से जो बोलते हैं, इसकी स्थापना आपकी 1987 के अंदर होती है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि राज्य का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, तो वो यहीं पर स्थापित किया गया था आपका मूर्थल के अंदर। चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मूर्थल, जो कि कहां पर? सोनीपत में आपका हो जाएगा। कहां पर? सोनीपत के अंदर। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर बना कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रोहतक। और इसके अलावा आपका रोहतक के अंदर और कौन सा है? भगवत दयाल। भगवत दयाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, आप इसको लिख सकते हो पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, ये भी कहां पर है? साइंस यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी रोहतक में हो जाएगी। कहां पर है? रोहतक में। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए एक यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, पहली बात तो ये कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध आपका हो जाएगा झज्जर के बेरी से। ठीक है, बेरी झज्जर से इनका संबंध है, लेकिन इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहां पर है? इनके नाम की यूनिवर्सिटी है रोहतक में। ठीक है, दूसरी बात, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जो है, यानी चौधरी छोटू राम जो है, इनका संबंध कहां से है? छोटू राम, तो छोटू राम का संबंध है गढ़ी सांपला से। गढ़ी सांपला जो कि कहां पर है? रोहतक में है। गढ़ी सांपला रोहतक में है, और इसी गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? छोटू राम नगर जो है वो कर दिया गया। तो चौधरी छोटू राम जो, इनका संबंध रोहतक से है, लेकिन इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहां पर है? इनके नाम की यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है। और इनके नाम का पावर प्लांट भी है, वो कहां पर है? तो चौधरी छोटू राम के नाम से पावर प्लांट है, जो कि कहां पर हो जाएगा? यमुनानगर में जो है ये पावर प्लांट हो जाएगा। तो ये कुछ एक कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है जिनको आप ध्यान रख सकते हैं कि संबंध कहां से है, उनके नाम की यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो ये इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। राइट आंसर रोहतक, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस नदी को प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानते हैं? अरुणा किसको बोला जाता प्राचीन काल के अंदर? तो बिल्कुल राइट आंसर मारकंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। HSSC ने ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया। अभी 2021 की बात करें, इसके साथ ही मारकंडा से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मारकंडा नदी, पहली बात तो इसका पुराना नाम जो पूछ लिया यहाँ पे, पुराना नाम कौन सा है? अरुणा है, पुराना नाम हो गया अरुणा। दूसरी, ये हरियाणा के अंदर कहां से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है कहां से? अंबाला से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। कहां से? अंबाला से। तीसरी बात, ये कहां पर जाकर ये खत्म होती है, यानी विलुप्त कहां पर हो जाती है? ये कौन सी? मारकंडा नदी। तो ये आपकी कुरुक्षेत्र में आपका जो है पेवा के पास, कुरुक्षेत्र में पेवा के पास एक झील है जिसको क्या बोलते हैं? सनीसा झील बोलते हैं। और इसी सनीसा झील में जाकर ये मिल जाती है और वहां पर ये विलुप्त हो जाती है। यानी ये कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में जाकर इसका विलय हो जाता है और वहां पर ये विलुप्त हो जाती है। और इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां, तो इनकी सहायक नदियां हैं, एक तो रण है, इसके अलावा एक बेकना है, और एक आपकी कौन सी? नकटी। ये तीन की तीन इंपॉर्टेंट है, जो कि सहायक नदियां है किसकी? आपकी मारकंडा नदी की। अब ये इतने क्वेश्चन हमने मारकंडा से किए ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे ये क्वेश्चन की बात कर सकते हो, या प्रवेश की बात कर सकते हो, या कहां पर जाकर विलुप्त होती है, या इसकी सहायक नदियां, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मारकंडा नदी से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरी यहां पर अगर बात करें साइबी नदी, साइबी नदी कौन सी है? तो ये हरियाणा की, यानी कि दक्षिण हरियाणा की बात करें, दक्षिण हरियाणा की आपकी प्रमुख नदी, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? साइबी नदी। ये हरियाणा के अंदर कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और इस साइबी नदी के ऊपर कौन सा डैम है? जो कि मसानी डैम आपसे पूछा जाता है। मसानी बांध किस नदी के ऊपर है? तो ये साइबी नदी के ऊपर है। और ये मसानी बांध है कहां पर? रेवाड़ी के अंदर मसानी डैम हो जाएगा। दूसरा देखो, घग्गर यहाँ पर दे रखा है। घग्गर जो है ये कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा के अंदर। तो घग्गर करती है कालका से। आपको कालका ना देकर पंचकुला भी दिया हो सकता है, तो ध्यान रखना, कालका
पंचकुला से ये हरियाणा के अंदर आपकी एंट्री करती है, और घग्गर के ऊपर O2 हो गया आपका, वीराज बांध हो गया आपका, कौशल्या बांध है, वो सारे के सारे आपके घग्गर नदी पर। इंदौरी नदी जो है, इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये इसी की सहायक नदी है, यानी कि दक्षिण हरियाणा की नदी है आपकी इंदौरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के अधिकतम कृषि क्षेत्र पर कौन सी खरीफ की फसल है, तो सबसे ज्यादा खरीफ की फसल पूछी गई है। पहली बात, खरीफ की फसल जो है, आप देखो खरीफ की फसल होगी या आपकी एक रबी की फसल है, खरीफ और रबी की फसल। खरीफ की फसल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सावणी की फसल भी बोलते हैं, सावणी फसल इसको बोला जाता है। और वहीं पे रबी की फसल को क्या बोलते हैं, आषाढ़ी की फसल बोलते हैं, आषाढ़ी फसल। अब खरीफ की फसल है, उसके अंदर आपकी कौन कौन सी आती है, जैसे आपकी चावल हो गया, इसके अलावा आपका कौन सा मक्का हो गया, इसके अलावा ज्वार है, इसके अलावा बाजरा है, कपास है, ये मूंगफली हो गया, जूट हो गया, ये सारी की सारी आपकी खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। अब ऑप्शन में देखोगे आपके सामने गेहूं दे रखा है, जो कि किसकी है, एक रबी फसल है। अब रबी में कौन सी आती है, जैसे गेहूं हो गया, इसके अलावा जौ हो गया, इसके अलावा मटर है, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सारी की सारी आपकी किसकी, तो रबी की फसल है। अब ऑप्शन में देखो, ये तो दे दिया गेहूं आपका, ठीक है, तो गेहूं हो गया रबी की फसल, तो ये कट गया। दूसरा देखो मक्का दे दिया, मक्का आपकी खरीफ की फसल, धान भी आपकी खरीफ की फसल। लेकिन इसमें देखो क्या दे रखा है, अधिकतम कृषि क्षेत्र पर कौन सी आपकी खरीफ फसल है, तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा धान यहाँ पर, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, हरियाणा का कौन सा जिला धातु कार्यों के लिए फेमस है, यानी कि आपसे पूछ लिया कि मेटल वर्क्स के लिए आपका कौन सा जिला जो है वो फेमस है, तो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी। रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी को क्या क्या बोलते हैं, रेवाड़ी जो है, पहली बात ये किसके लिए, मेटल वर्क्स के लिए फेमस है, जो कि यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा आपका वीर भूमि बोलते हैं इसको, वीर भूमि। इसके अलावा आपको पीतल नगरी आपसे पूछ ले, पीतल नगरी किसको बोलते हैं, तो पीतल नगरी रेवाड़ी को, और अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो किसको, जगाधरी हम राइट आंसर करते हैं, पीतल नगरी हो गया। इसके अलावा आपका कौन सा, ब्रास सिटी जो हम बोलते हैं, पीतल नगरी या ब्रास सिटी हो गया, इंग्लिश में भी दिया हो सकता है, सैनिकों का घर जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके नाम हो जाएंगे किसके, रेवाड़ी के। और रेवाड़ी की स्थापना आपकी कब, 1 नवंबर 1989 को जो वो इसकी स्थापना होती है। और रेवाड़ी किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये मंडल हो जाएगा कौन सा, चलो कमेंट करना ये आप कौन से मंडल में आता है, ठीक है। और रेवाड़ी हो गया आपका। इसके अलावा आपसे ये पूछ ले, रेवाड़ी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राज्य के अंदर, राज्य में जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो कहां पर है, पुरुष साक्षरता, यानी कि राज्य का सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा जिला है, वो रेवाड़ी होगा। और रेवाड़ी में कितनी है, लगभग 91.44%, 91.44% जो है वो पुरुष साक्षरता है, कहां पर, रेवाड़ी में। और ऐसा यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला पुरुषों के अंदर वो रहेगा आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी से ही संबंध किसका है, सर सादी लाल, सर सादी लाल जो उनका संबंध कहां से है, रेवाड़ी से, जो कि आपके लाहौर हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो बने थे सर सादी लाल, जिनको 1909 के अंदर राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा बस ये इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, रेवाड़ी की आरक्षित सीट कौन सी है, बावल जो वो आरक्षित सीट है, ठीक है। और राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। इसके अलावा रेवाड़ी और रोहतक में दोनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रेवाड़ी के अंदर जो है आपकी कौन सी, एक रेवाड़ी के अंदर लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद एक रेवाड़ी में भी है, एक आपकी लाल मस्जिद कहां पर है, रोहतक में भी है। इनमें अगर आपसे ये पूछ ले कि जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ये किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी किसने, अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। अगर अकबर की पूछ ले कौन सी मस्जिद बनाई गई थी, तो वो रेवाड़ी की लाल मस्जिद जो है वो बनवाई गई थी, ठीक है। इसके बाद किस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था, तो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय या फर्स्ट विलेज सेक्रेटरिएट जो है वो हरियाणा का कहां पर, यह हो जाएगा आपका हेबतपुर के अंदर। राइट आंसर जो बना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, हेबतपुर कहां पर है, जींद में, हेबतपुर जींद के अंदर जो है वो हो जाएगा। यही नीलोखेड़ी जो है वो किसकी, करनाल की आपकी आरक्षित सीट हो जाएगी। अब देखो जींद की अगर यहाँ पर बात की गई है तो जींद के बारे में बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। और पहला आपका गठित जिला जो है वो भी आपका जींद हो जाएगा। आपका जींद के अंदर आपका कौन सा, धमताण साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, धमताण साहिब गुरुद्वारा, वो आपका जींद के अंदर, धमताण साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा आपका कौन सा, भूतेश्वर मंदिर पूछे कहां पर है, भूतेश्वर मंदिर, ये भी आपका जींद के अंदर हो जाएगा। जयंती देवी मंदिर पूछे, जयंती देवी मंदिर, ये भी आपका जींद के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा, एकलव्य स्टेडियम आपसे पूछ ले, एकलव्य स्टेडियम, तो एकलव्य स्टेडियम जो है ये कहां पर, ये भी जींद में हो जाएगा। लेकिन एकलव्य को समर्पित आपका मंदिर कहां पर है, एकमात्र वो खांडसा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा, खांडसा
गुरुग्राम के अंदर कौन सा एकलव्य का मंदिर है, ये वाला, ठीक है, ये मंदिर हो गया एकमात्र। तो ये देखना, एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर है, लेकिन एकलव्य मंदिर आपका एकमात्र मंदिर है जो कि कहां पर, खांडसा गुरुग्राम के अंदर जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें आपको ध्यान रखने हैं। इस शॉल पर फूलों का डिजाइन होता है और कश्मीरी शॉल के जैसा होता है। एक शॉल बताया गया है जिसके फूलों का डिजाइन जो है वो होता है और ये कश्मीरी शॉल के जैसा होता है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, फुलकारी राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा चोप जो दिया गया, चोप क्या होता है, तो चोप होता है जो दुल्हन जो होती है, दुल्हन, उसको क्या, दुल्हन को जो है दूल्हे की दादी जो है वो गिफ्ट में करती है। अगर ये पूछ ले मतलब दूल्हे की दादी आपकी क्या दूल्हे की दादी आप देख सकते हो, दुल्हन को जो है वो दूल्हे की दादी जो गिफ्ट करती है उसको बोलते हैं चोप। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसका राइट आंसर कर देना। इसका आपका फुलकारी है। निम्न में से हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी को फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2021 में चित्रित किया गया? फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2021 में तो किसको वो किया गया? रानी रामपाल, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रानी रामपाल जो है, इनके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। पहली बात, इनका संबंध कहां से है? शाहबाद से। शाहबाद को कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। शाहबाद को हॉकी का गढ़ बोलते हैं। दूसरा, रानी रामपाल का जन्म कब? 4 दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ। इनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया 2020 के अंदर? जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो ये किसको दिया गया? रानी रामपाल। और इस अवार्ड का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये कर दिया गया। इसके अलावा 2020 में रानी रामपाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित जो है वो किया गया। हॉकी कैप्टन हो जाएगी, हॉकी की कैप्टन। और अभी वर्तमान के अंदर शायद हॉकी कैप्टन कौन है? वो सविता पूनिया है। सविता पूनिया। और इनका संबंध कहां से है? सविता पूनिया का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से जो है वो सविता पूनिया का संबंध हो जाएगा। ये भी एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है। इनके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी इस लिस्ट के अंदर जो ये फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर की लिस्ट है, इसमें अवनी लखेरा का भी नाम इसके अंदर दिया गया और उन्होंने 2 मेडल जीते थे इस बार। एक आपका गोल्ड और एक आपका ब्रोंज पदक, जो कि पैरालंपिक 2020 के गेम्स के अंदर, टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर। नवनीत कौर जो है, नवनीत कौर कौन है? ये भी एक हॉकी प्लेयर है और इनका संबंध कहां से? इनका भी शाहबाद से संबंध है। नेहा गोयल जो देख है, इनका संबंध सोनीपत से है और ये भी एक हॉकी प्लेयर है ना। और वहीं पे शाहबाद से संबंध किसका है? हरियाणा के खेल मंत्री आपके संदीप सिंह जो है, उनका भी संबंध शाहबाद से हो जाएगा। शिल्कोपुर का उरुस्वती संग्रहालय जो है, ये आपका कहां पर है? शिल्कोपुर का उरुस्वती संग्रहालय। देखो, उरुस्वती संग्रहालय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इंडियन फोक स्टोरीज के लिए फेमस हो जाएगा। राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर ए। ये है कहां पर? उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना कब होती है? 2002 के अंदर इसकी जो है वो स्थापना होती है उरुस्वती संग्रहालय की। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? हरियाणा के अंदर एक धरोहर संग्रहालय भी पूछा जाता है। धरोहर संग्रहालय जो कि कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और 2006 के अंदर यूनिवर्सिटी में, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा आपका सरस्वती संग्रहालय अगर पूछ ले, सरस्वती हो गया संग्रहालय, ये कहां पर है? ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर 1987 में स्थापना। जयंती संग्रहालय आपसे पूछ ले, जैसे अभी हमने बात किया ना जयंती देवी मंदिर, तो वो जींद के अंदर है। और साथ ही जयंती संग्रहालय आपसे पूछे तो ये भी कहां पर है? तो ये भी आपका जींद में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलेंगे तो कुछ अच्छे तरह से हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 के अनुसार हरियाणा में स्थानीय शहरी निकायों का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक किसी पुरुष व्यक्ति की न्यूनतम शिक्षा योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि एनी मेल पर्सन डिजायरिंग टू कॉन्टेस्ट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज इन द हरियाणा मस्ट बी पोजेस। ये पूछा गया कि जो आपका पुरुष के लिए यहाँ पर न्यूनतम शिक्षा जो है वो कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो सबसे पहले शिक्षा प्रणाली किसमें, जो पंचायती राज के अंदर जो है शिक्षा प्रणाली शुरू किसने की थी? वो की थी राजस्थान ने, ठीक है। और हरियाणा ने शुरू की थी। हरियाणा करने वाला दूसरा स्टेट बना था। और कब की थी? तो 7 सितंबर 2015 को हरियाणा के अंदर जो शिक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। और वहीं पे आपसे ये पूछा गया पुरुष व्यक्ति, तो ये ध्यान रखना ओबीसी के, ओबीसी पुरुष हो गया, या आपका सामान्य यानी जनरल के अंदर ये मेल जो है, इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या थी? तो ये 10वीं जो क्वालिफिकेशन थी। इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। और वहीं पे ये तो ओबीसी और सामान्य की होगी। अगर आपसे ये पूछ ले एससी मेल हो गया, या आपकी जनरल, या ये फीमेल होगी जो कि ओबीसी की फीमेल, इनके लिए कितनी क्वालिफिकेशन? तो इनके लिए क्वालिफिकेशन 8वीं पास। और वहीं पे एससी फीमेल है, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी?
5वीं पास जो है वो क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित नहीं है? तो कौन सी स्थित नहीं है बताओ? दमदमा झील जो है ये कहां पर है? तो दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील 3,000 एकड़ के अंदर फैली हुई कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, तो ये अपनी हरियाणा में है। बड़खल झील जो ये कहां पर है? ये फरीदाबाद के अंदर, बड़खल फरीदाबाद के अंदर। इसकी स्थापना कब होती है? 1947 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है सिंचाई के पर्पज के लिए बड़खल झील की। सुल्तानपुर झील जो ये कहां पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है सुल्तानपुर झील। तो बताओ किसका इसका राइट आंसर हरियाणा में कौन सी नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों की तीनों अपने हरियाणा के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? मैग्नीज कहां पर? तो हरियाणा में खनिज की नगरी जिसको महेंद्रगढ़ बोलते हैं, यहां पर आपके सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो मैग्नीज भी आपका महेंद्रगढ़ में आपका पाया जाएगा। इसके अलावा एस्बेस्टस आपसे पूछ ले जो कि आपका आग में नहीं जलता, ये कहां पर पाया जाता है? ये भी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर आपका पाया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर हो गया आपका, ये सारे के सारे कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। अब देखो मैक्सिमम खनिज की अगर बात की जाए, पहले नंबर पे महेंद्रगढ़ है, ठीक है, ये सभी को पता है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ ले कहां पर मिलते हैं, तो वो गुरुग्राम के अंदर मिलते हैं, और बाकी अंबाला के अंदर भी आपके काफी सारे खनिज जो है वो मिल जाते हैं। इसके साथ ही भिवानी के जो आपके चरखी दादरी, यानी अब तो अलग हो गया ना चरखी दादरी, तो चरखी दादरी में आपका एक पत्थर मिलता है, कौन सा? चरखी दादरी में आपका मिलता है कौन सा? तो हिलना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। देश में एकमात्र हिलना पत्थर जो कहां पर पाया जाता है? हिलना पत्थर ये कहां पर? चरखी दादरी के कल्याणा के अंदर, चरखी दादरी के कल्याणा गांव के अंदर जो वो आपका मिलता है, एकमात्र देश के अंदर हिलना पत्थर, तो ये भी आप इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा वाद्य यंत्र जो है वाद्य पर घुंघरू लगाकर बजाया गया डफ का एक भिन्न प्रकार है? तो डफ के ऊपर घुंघरू लगाकर जो है, यानी वाद्य यंत्र जिस पर वाद्य पर घुंघरू लगाकर, और डफ का एक जो है भिन्न प्रकार है। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, खंजरी जो है इसका वो राइट आंसर है। यानी सोलो डांस परफॉर्मेंस के लिए आपका खंजरी जो है वो इस पर घुंघरू लगाकर ये बजाया जाता है। इसके अंदर चिमटा जो दे रखा है, चिमटा क्या है? एक तरह का चिमटा आप सभी को पता है जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं खाना बनाते टाइम, तो वही चिमटा यानी सेट दो एक तरह की मेटालिक जो आपकी पट्टियां जो होती है उनको मिलाकर एक चिमटा बनाया जाता है, और इसको जैसे जोगी हो गया, संत हो गए, ये इसको यूज करते हैं जगराते नवरात्रे के अंदर। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना ये चिमटा, और इसका आपका राइट आंसर जो बना कौन सा? खंजरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा अबूबशहर हो जाएगा, राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। और सबसे छोटा कौन सा है? छोटा, चलो कमेंट करना छोटा कौन सा, पिछली क्लास में हमने बात भी की थी। अबूबशहर जो है ये आपका लगभग इसका 11,520.56 हेक्टेयर एरिया जो है वो हो जाएगा, और इसी अबूबशहर को क्या बोलते हैं? अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पर पड़ता है ये? सिरसा के अंदर। और एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका हरियाणा हो गया, इसके अलावा पंजाब हो गया, इसके अलावा राजस्थान, तीनों के आपके टच के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है सिरसा ऐसा जिला है जिसके आपकी हरियाणा, यानी हरियाणा में तो हो गया, पंजाब और राजस्थान के साथ टच करता है। इस अकॉर्डिंग अबूबशहर जो है वो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? काला तितर की जन्मस्थली इसको बोलते हैं, काला तितर की जन्मस्थली इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा? यहाँ पर बीर शिकारगढ़ जो देखा है, बीर शिकारगढ़ आपका कहां पर है? ये है पंचकुला के अंदर। बीर शिकारगढ़ ये आपका खोली रेतन आपका कहां पर हो जाएगा? ये पंचकुला के अंदर आपका हो जाएगा। खप्परवास झज्जर के अंदर हो जाएगा। सरस्वती ये कहां पर है? सरस्वती या जिसको सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं, ये कैथल आपका जो इसका हो जाएगा। राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, अबूबशहर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है कि शबद हरियाणा, शबद आर्यना जो है ये हरियाणा से आपका उत्पन्न हुआ है। ये किसने बोला था? आर्यना जो है, आर्यना का मतलब क्या होता है? आर्यना का मतलब होता है आर्यों का घर। आर्यों का घर जो है वो इसका मतलब बनता है। और ये किसने बोला था कि ये आर्यना शब्द जो है ये हरियाणा से आपका बना है? तो ये बोला था किसने? डॉक्टर HR गुप्ता ने। तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर बी बना इसका। वहीं पे ये आर्यना हरियाणा इसका हो गया। इसके अलावा डॉक्टर राहुल जो सांकृत्या जो है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था क्या? हरि धान्य का, इन्होंने हरि धान्य का जो है ये बोला था हरियाणा को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। ये आर्यना बोला था किसने? डॉक्टर HR गुप्ता ने। राहुल जो है इन्होंने हरि धान्य का जो है वो बोला था। और वहीं पे हरियाणा का जो है वो ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद काल के समय में क्या नाम था? ऋग्वेद काल में नाम था रज हरियाणे,
रज हरियाणे जो है ये नाम था। और महाभारत काल में तो महाभारत काल में लगभग 900 ईसा पूर्व, क्योंकि महाभारत का युद्ध कब हुआ 900 ईसा पूर्व, तो इसी 900 ईसा पूर्व जो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, डैश ने पहली बार 1948 में एक पृथक राज्य पंजाबी सूबा की मांग उठाई थी। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिया, डैश ने, किसने जो है पहली बार आपकी जो 1948 में पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी, तो वो उठाई थी मास्टर तारा सिंह ने। तो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा भारत के आजाद होने के बाद 1947 के बाद यहाँ पर भाषाई आधार पर जो काफी सारे विवाद चले थे, और 1947 के बाद बात आती है 1948 की। 1948 में मास्टर तारा सिंह जो उन्होंने पंजाबी सूबे की अलग से मांग उठाई थी। ठीक है, ये तो हो गया ये क्वेश्चन, मास्टर तारा सिंह। अब इन्होंने जो आवाज उठाई थी, और इसके बाद इसी के लिए उस समय पंजाब के सीएम कौन थे, पंजाब के सीएम, तो उस समय पंजाब के सीएम जो है वो थे भीमसेन सच्चर। और इन्हीं भीमसेन सच्चर ने, क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई थी, इसके बाद भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला जो है वो लागू किया था, जिसको बोलते हैं सच्चर फार्मूला। और ये फार्मूला जो है ये आपका लागू कर दिया गया 1 अक्टूबर 1949 को। इस फॉर्मूले के अंतर्गत क्या था कि दो भागों में बांट दिया जाए, एक आपका हिंदी भाषी क्षेत्र, एक आपका पंजाबी भाषी क्षेत्र। और हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आपकी हिंदी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि विवादी भाषा का था, इसीलिए हिंदी भाषा के अंतर्गत प्राइमरी लैंग्वेज को हिंदी चुना गया, और सेकेंडरी को जो है वो आपकी पंजाबी अनिवार्य कर दिया गया। और उसी तरह से पंजाबी एरिया के अंदर पहली भाषा यानी प्राइमरी लैंग्वेज आपकी कर दी गई पंजाबी, और हिंदी को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया। अब क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र क्यों पंजाबी पढ़े, इसीलिए इन्होंने बोला कि इसको अनिवार्य क्यों किया यहाँ पर, इसीलिए ये सच्चर फार्मूला जो है वो फेल हो जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। मास्टर तारा सिंह ने 1948 के अंदर पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी, उसके बाद सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया। भीमसेन सच्चर उस समय पंजाब के आपके सीएम थे। इसके अलावा देखिए, जो संत आपके कौन से प्रताप सिंह कैरो जो है, प्रताप सिंह कैरो, ये आपके 1956 के अंदर क्या थे, पंजाब के सीएम थे। पंजाब के सीएम थे 1956 के अंदर प्रताप सिंह कैरो। उसके बाद संत फतेह सिंह जो देर गए, संत फतेह सिंह, इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि संत फतेह सिंह जो है इन्होंने भी पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। इन्होंने भी पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी कब, 1965 के अंदर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन जो वो किया था, आमरण अनशन कर दिया था संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए 1965 की बात है। और उसके बाद क्योंकि 1965 के अंदर किसकी घटना चलती है, अपना पाकिस्तान के युद्ध था 1965 के अंदर, यानी 65 के अंदर पाक युद्ध के चलते इन्होंने जो है वो अपना आमरण अनशन जो उसको स्थगित कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। अगर 1965 के अंदर बात की जाए किसने आमरण अनशन किया था, संत फतेह सिंह ने। 1948 के अंदर मास्टर तारा सिंह जो उन्होंने किया था। तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष कब लगाया जाता है, प्रतिवर्ष किस माह में लगता है। वैसे अगर हम बात करें तो हर साल जो है ये फरवरी महीने में लगता है। तो इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस बार जो है इसको थोड़ा डिले कर दिया गया था, और इस बार ये आपका कब लगा था, इस बार था 35वां जो आपका मेला लगा था, 35वां मेला 2022 में। और ये कब से लगा था, तो 19 मार्च से लेकर, और ये लगभग आपका 4 अप्रैल तक चला था। 19 मार्च से लगभग 4 अप्रैल के बीच में इस बार लगा था। वैसे फरवरी के माह में लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा डिले होने की वजह से मार्च महीने में ये आपका लगा था। इससे पहले आपका 34वां लगा था, और कब लगा था 34वां, 2020 में। क्योंकि 2021 में कोरोना के चलते यहाँ पर कोई भी आपका मेला नहीं लगाया गया सूरजकुंड वाला। तो ये ध्यान रख सकते हैं, 2021 में आपका मेला नहीं लगा था सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। तो अभी बात करें करंट अफेयर की इसके अंदर, तो 35वां लगा था आपका अभी, और इसके अंदर आपका थीम स्टेट कौन सा था, थीम स्टेट। और वहीं पे आपकी थीम कंट्री जो है वो कौन सी थी, थीम स्टेट और थीम कंट्री। ये बिल्कुल एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है स्टेट आपका जो कंट्री जो वो थी कौन सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वो आपकी क्या थी, आपकी थीम कंट्री थी। और जो आपका थीम स्टेट जो था वो था जम्मू कश्मीर। तो ये आपको ध्यान रखना, जो 35वां अभी आपका लगा था 2022 के अंदर, थीम स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर, थीम कंट्री उज्बेकिस्तान। इससे पहले की बात करें 2021 के अंदर कोई मेला नहीं लगा था, 34वां लगा था 2020 के अंदर। और इसमें आपकी थीम कंट्री जो है वो कौन सी थी, तो यही उज्बेकिस्तान जो है वो दोबारा से आया। उज्बेकिस्तान ही आपकी जो है वो पहले थीम कंट्री थी 2020 के अंदर। लेकिन उस समय थीम स्टेट कौन सा था, अपना ही पड़ोसी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो वो था थीम स्टेट, थीम कंट्री उज्बेकिस्तान। और अभी 2022 के अंदर दोबारा से उज्बेकिस्तान जो है इसको थीम कंट्री के रूप में चुना गया था। ठीक है,
तो अपना राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर सी। इसकी बात करें सूरजकुंड की, तो सूरजकुंड जो है इसकी सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी के अंदर जो राजा थे कौन? तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के शासक जिनका नाम क्या? अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल द्वितीय सेकंड, या जिनको सूरजमल के नाम से भी जानते हैं, सूरजमल के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा जो वो स्थापना की जाती है सूरजकुंड की। और इसके साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं, और इसके अंदर आपका भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन होता है। और पहली बार सूरजकुंड मेले जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 1987 के अंदर इसकी शुरुआत होती है सूरजकुंड मेले की। और उस समय आपके सीएम कौन थे हरियाणा के? तो उस समय आपके सीएम थे, कहां गया ये देखो, उस समय आपके सीएम कौन थे? तो उस समय सीएम थे आपके चौधरी बंसीलाल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके समय में जो है सूरजकुंड मेले की शुरुआत की गई थी? उस समय सीएम थे चौधरी बंसीलाल। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। इसके बाद क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, इनको अच्छे से, और क्योंकि अभी 1 साल के बाद आपका जो सूरजकुंड मेला लगा, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ? चौधरी देवीलाल जो है इनका जन्म कहां से? सिरसा से है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनका संबंध वैसे अगर आपसे पूछ ले आपको चौटाला मिल सकता है, लेकिन इनका जन्म जो है वो कहां पर? तेजाखेड़ा गांव जो है वो कहां पर है? ये डबावाली के अंतर्गत आता है, डबावाली, और ये आपका हो जाएगा सिरसा में। ठीक है, इनका जन्म हुआ चौधरी देवीलाल का। इनका अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म आपका 25 सितंबर, जन्म अगर पूछ ले कब हुआ तो हुआ 25 सितंबर 1914 को जो है इनका जन्म हुआ। और वहीं पे मृत्यु जो है कब होती है? तो मृत्यु होती है 6 अप्रैल 2001, 6 अप्रैल 2001 को चौधरी देवीलाल जो है इनकी मृत्यु होती है। ये हरियाणा के आपके 2 बार सीएम बने थे, हरियाणा के 2 बार सीएम बने थे। कब कब बने थे? 1977 से 79, दूसरी बार 1987 से 89, यानी कि एग्जैक्ट 10 साल के बाद ये बने थे। उसके साथ ये 2 बार क्या बने थे? 2 बार आपके डिप्टी सीएम यानी डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री जो वो बने थे, उप प्रधानमंत्री। और ये कब कब बने थे उप प्रधानमंत्री? तो ये ध्यान रख सकते हैं, पहली बार 1989 में। देखो यहाँ पर ये सीएम बने थे, इसी के साल ये 1989 के अंदर ये पहली बार आपके 6 नंबर के आपके उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। उसके बाद 2 साल के बाद दूसरी बार 1991 के अंदर जो वो इनको चुना गया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर ए। और चौधरी देवीलाल जो है इनकी समाधि को किस नाम से जानते हैं? संघर्ष घाट, संघर्ष घाट के नाम से ये जाने जाते हैं, इनकी समाधि स्थल के नाम को, जो कि कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर आपकी हो जाएगी। और इन्हीं के नाम पर आपका राज्य का सबसे बड़ा कृषि का पुरस्कार, राज्य का कृषि का पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये दिया जाता है। जो कौन सा? ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है, ताऊ देवीलाल पुरस्कार। और लोकराज से चलता है ये नारा भी किसका था? चौधरी देवीलाल का नारा था। 1987 के अंदर इन्होंने बुढ़ापा पेंशन जो वो शुरू की थी। 1987 में ही सूरजकुंड मेले की शुरुआत होती है और 1987 में ही बुढ़ापा पेंशन की जो है वो शुरुआत की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिरसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय डैश के सक्रिय सदस्य थे? लाला लाजपत राय जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रख सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे लाला लाजपत राय की बात करें, लाला लाजपत राय, और इन्होंने जो है किसकी स्थापना की? पहली बात आर्य समाज की। कहां पर? 1886 के अंदर आर्य समाज की जो है वो स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की कहां पर? हिसार के अंदर। आर्य समाज की स्थापना हिसार में लाला लाजपत राय ने की। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि बिल्कुल आप सभी को पता है, हिसार जो इनकी कर्म भूमि है। इनको किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी मृत्यु जो वो कब होती है? तो साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन के विरोध में 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किससे? लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। और इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, इनको शेर ए पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा लाला लाजपत राय जो है इनको 1889 के अंदर हिसार जो है, हिसार नगर पालिका का प्रथम सचिव भी बनाया गया था। प्रथम सचिव भी बनाया गया किसको? लाला लाजपत राय को 1889 के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पर? तो अद्यार चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात की गई है तो किसने? तो राजा राम मोहन राय जो है
इनके द्वारा स्थापना की जाती है ब्रह्म समाज की। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा, तो ये रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है वो स्थापना की जाती है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को जो वो राजा की उपाधि, वैसे इनका नाम राम मोहन राय है लेकिन इनको राजा की उपाधि दी